हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 19। इससे पहले 18 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नए महान्यवादी कौन बने हैं? ऑप्शंस है केशव बनर्जी, अशोक देसाई, आर वेंकटरमणि, गिरीश चंद्र मुर्मू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नए महान्यवादी आर वेंकटेयर बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यवादी बने हैं। और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी के पद का प्रावधान है, आपने याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शंस है असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन असम राज्य में स्थापित की गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने असम में जोरहाट और माजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पाइपलाइन स्थापित किया। कहाँ पे? तो जोरहाट और माजुली के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पाइपलाइन क्या स्थापित किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य 3 राज्य हैं। कौन कौन? एक है बिहार, जिसकी साक्षरता दर है 61.8%। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके जो साक्षरता दर है वो 65.3% है। और उसके बाद राजस्थान, इसकी जो साक्षरता दर है वो 66.6% है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाले 3 राज्य कौन से हैं? वो है केरल, उसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम। ये सभी अधिक साक्षरता वाले राज्य हैं और ये कम साक्षरता वाले राज्य हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को मनाया जाता है। ऑप्शंस है 12 जून, 13 जून, 15 जून, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बल में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को मनाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 15 जून होगा। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? ऑप्शन है 1911, 1909, 1910। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1911। और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। और फिर राष्ट्रगान के गायन समय 52 सेकेंड है तथा और संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, बिहार। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में है? ये गुजरात में है, गुजरात में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयास-उद-दीन बलबन या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सिजदा प्रथा गयास-उद-दीन बलबन ने शुरू की थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह रक्त नीति, लौह और रक्त नीति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1922, 1917, 1919। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1922। क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। कैसे? एक थानेदार था और 21 सिपाही। अब ये टोटल हो गए 22 लोगों की मौत हुई थी उस दिन। ठीक है, चौरा चौरी कांड में असहयोग आंदोलनकारियों ने वहाँ पे आग लगा दी थी थाने में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन है सत्यानार, प्रेमचंद, कालिदास। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कालिदास की कृति है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कालिदास। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। फिर नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। इसके लेखक हैं चाणक्य। और हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शंस हैं 1884 में, 1748 में, 1784 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1784। और आपको ध्यान में रखनी है कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल, उनका कार्यकाल कब से था? 1772 से 1784 के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। आप ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे तो दोनों ही आ गए हैं, चलिए इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं। ये क्या है? 4 बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे
लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH-44, NH-10, NH-17, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और NH-44 की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और आपको ध्यान में रखनी है कि भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है खाड़ी, जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जल डमरू मध्य। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक को जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। किसे किसे जोड़ती है? डोबर जल डमरू मध्य, ये डोबर जल डमरू मध्य है, वो उत्तरी सागर और अटलांटिक ये जोड़ती है, ठीक है। और ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती हैं। ब्रिटेन और फ्रांस को ये अलग करती हैं, ठीक है। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है वर्नियर पैमाना, रिक्टर पैमाना, फिर बोफोर्ड पैमाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप तीव्रता की माप रिक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रिक्टर स्केल। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अमेरिका का वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में रिक्टर पैमाने की विकसित की थी और 5 रिक्टर तक भूकंप सहन योग्य माना जाता है। कहाँ तक? 5 रिक्टर तक जो रहता है ये भूकंप सहन योग्य होता है। और 6 या उससे अधिक रिक्टर पैमाने वाले भूकंप अत्यंत विनाशक होते हैं। कहाँ? यदि 6 या उससे अधिक रहे तो ये क्या होगा? अत्यंत विनाशक होगा, अत्यंत विनाशक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस है दार्जिलिंग, रानीगंज, आसनसोल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आसनसोल और रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आसनसोल और रानीगंज। सो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताती हूँ कि बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। क्या? बॉम्बे हाई ये पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। ये पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। और बॉम्बे हाई में 1974 से जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता रहा है। और यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में है और ये जादूगोड़ा से निकाला जाता है, ठीक है।
फिर जादूगोड़ा में भारत सरकार की यूरेनियम संस्था अवस्थित है, आप ये इतना याद रख सकते हैं। और कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना अवस्थित है, कहाँ पे? कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम कारखाना है, आप इतना ही याद रख सकते हैं। और कोरबा में बिजली संयंत्र का भी कारखाना है। यहाँ पे किसका एक कारखाना है? बिजली संयंत्र का भी। आप इतना ही याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है? ऑप्शंस है राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज्य की संस्थाएं, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज की संस्थाओं में की गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि पंचायत में अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, यह कथन धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में गलत है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर वह नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हो। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी नागरिकों को धार्मिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। और आपको याद रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है कहा जाता है? ऑप्शंस है प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और लोक लेखा समिति भारत की जनता के धन का अंतिम अधीक्षण करती है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू।